चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में कुलनेश कुमार आपका वेलकम करते हैं। आप लोग को जैसा मैं बता चुका हूं कि हमारा जो चैनल है वो चैनल आपका एजुकेशनल चैनल है। इसमें हर तरह का वीडियो अपलोड होगा जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव भी होंगे, यानी कुछ क्या कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव का मैं हर तरह का एक सीरीज ही चलाऊँगा, जिसका कि मेरे चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं उन्हें हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता जाएगा, जिससे कि यदि उनके लिए यूजफुल जो भी होंगे वो मटेरियल का वो आपको देख सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो मेरा तैयार करने का मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट किसी कारण से आपको एजुकेशन ठीक से नहीं ले पाए हों, या आपको किसी कंपटीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उन्हें कुछ बेसिक जानकारी की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा होता है जो आजकल जितनी भी कंपटीशंस होती है उसमें क्लास 10 तक या 12 तक आपका क्वेश्चंस आते ही है, और वो क्वेश्चन जनरल कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी पे होता है, या आपको क्लास 12th लेवल तक ही होते हैं। इस तरह का ही इसी मॉड पे मैं हर तरह का वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जैसे आज का मैं क्लास ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जो आपका क्लास 9th का भी एक चैप्टर है, और इसके अलावा लगभग सभी क्लासेस में ये आपको काम दे सकता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है जो केमिस्ट्री का बोन होता है, और इस पे हर कंपटीशंस में भी इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे मकसद ये हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करने के पहले, यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम है क्या। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको मेनली एटम्स पे ही पढ़ना है कि एटम्स है क्या, एटम्स में क्या पाए जाते हैं, एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके द्वारा क्या डेवलप हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एटम्स है क्या। तो देखिए, एटम्स ऐसे जनरल मीनिंग देखिए एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये गलत कह देंगे हम। एटम्स क्या है? तो एटम्स एक आपका सबसे छोटा कण है किसी भी सबस्टांस का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। ये क्या था? तो पहले जॉन डाल्टन के समय तक ये लोगों को विश्वास था कि एटम्स क्या है भाई, तो एक स्मॉलेस्ट मतलब एटम्स किसी भी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। लेकिन जब आप लोग देखे होंगे कि ये रदरफोर्ड साहब आए और उसके बाद मैडम क्यूरी आई, तो इन लोगों ने बहुत तरह का प्रिंसिपल इस पे दिए। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और एटॉमिक चैप्टर के बारे में बात करने बैठे हैं, इसलिए वो सब के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में। तो एटम्स को कहा गया कि एटम्स कितने तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। तो एटम्स 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। तो आखिर एटम्स जो हुआ, ये सपोज कीजिए कि हमारा एटम्स है। ठीक है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मान रहे हैं इसको, अभी इसलिए मान रहे हैं। चलिए, इतना बड़ा नहीं है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही ले ले, इसको मान ले एक छोटा सा पार्टिकल सी। ये हमारा एटम्स है, सपोज कीजिए एटम्स है। ठीक है। ये क्या है? हमारा एटम्स है। ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? एक एटम्स है। इसमें क्या होते हैं? तो 3 तरह का आपका पार्टिकल्स पाया जाता है। यानी कौन कौन सा पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? तो एक बात देखिए कि आपका ये हमारा क्या होता है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर आपके क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में या डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। यही तो गलती था जो दूर करके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था मॉडल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो एटम्स के न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। अभी इसमें बहुत बड़ा एक बात बताऊंगा मैं। ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में इसका ही बात करेंगे हम। डिफरेंट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपको मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अब कुछ सब ऑर्बिट की भी मैं बात कर रहा था। तो सब ऑर्बिट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए एक फ्लैट में रूम होता है। जैसे एक फ्लैट में सपोज कीजिए, या एक अपार्टमेंट में सपोज कीजिए 10 फ्लैट है। ठीक है। तो फ्लैट में भी रूम होते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं आपको एनर्जी लेवल के आधार पे। ये ऑर्बिट का पैटर्न हुआ, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट कहते हैं।
ठीक है। तो हम लोग दो तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, या कह दें इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशंस के मूवमेंट को, किसी सबस्टांस में, किसी एटम्स में कॉन्फ़िगरेशंस को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑर्बिट या सब ऑर्बिट दोनों पे डिपेंड करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज हुआ अभी तक जो हम लोग सीखे, उसमें सीखे कि प्रोटॉन्स क्या है। तो अब हम लोग इतना पता हो गया कि व्हाट इज अ प्रोटॉन। तो विच सबस्टांस, अब देखिए, सॉरी, व्हाट इज एन एटम, ये नॉलेज तो हो गया कि व्हाट इज एन एटम। तो एटम इज a smallest unit of substance which is made by electron, proton and neutron। समझ रहे हैं बात को? यानी यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि एटम्स क्या है, तो एटम्स क्या है, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि बना हुआ किस चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब कहिएगा कि यानी अब यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गया। कोई भी आदमी बोलेगा कितने तरह का उसमें पार्टिकल्स पाया जाता है भाई, तो 3 तरह का पार्टिकल्स होते हैं। कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टीज का बात कर लें। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो बिल्कुल निगेटिव नेचर का होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव नेचर का होता है। और आपका न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, तो उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं, यानी उस पर कोई भी नेचुरली कंडक्शन उस पर किसी भी तरह का नहीं होता है। तो यहाँ पे कह दिए, पहली बात हम कह दिए कि यानी चार्ज क्या होता है, तो उसकी भी बात कर लें कि भाई चार्ज क्या होगा। तो चार्ज जो प्रोटॉन्स पे होगा वो होगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो होगा वो निगेटिव, और आपका न्यूट्रॉन्स पे होगा जो होगा कोई भी चार्ज नहीं, यानी नॉन। समझ में आ रहा है बात, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई यदि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए चूंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, किसी भी एटम्स में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, तो इसलिए होता है चूंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे हल्का सा लिख सकते हैं, आप लोग बाद में डील कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कि why we say nucleus has positive charge, because आंसर, चलिए, because neutron has no charge, so and proton has positive charge, so we say nucleus has पॉजिटिव चार्ज। चलिए, इस बात का कंफ्यूजन खत्म हो गया। वाई वी से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो बिकॉज न्यूट्रॉन हैज नॉट चार्ज एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, सो वी से न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलिए, अब यहाँ पे एक बात जान लेना जरूरी है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, तो बराबर होता है। तो ये भी यहाँ पे एक क्लू याद रखेंगे कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको बिल्कुल याद रखेंगे दिमाग में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को। और यही कारण है कि किसी भी एटम्स में क्या होता है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी वो अनचार्ज होते हैं। तो कह सकते हैं कि वाई वी से एटम
atom is a uncharged particles। ठीक है, तो आंसर बिकॉज the sum of charges is equal to 0, so we say atom is a uncharged particles। चलिए, ये बात क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब थोड़ा अगला बात करते हैं। एक बात करेंगे छोटा सा थोड़ा सा कि भाई ये तो हो गया यहाँ पे बात खत्म। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है थोड़ा, और उसी के आधार पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी एटम में कैसे होता है, तो देखिए जैसे ये एटम है, सपोज कीजिए कि हम लोग ले लेते हैं सोडियम का, Na होता है सोडियम का सिंबल, ठीक है। Na को ले ली, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। अब इससे हमको पता चल रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। तो चलिए अभी तो क्या होता है, जैसे ये प्रोटॉन्स इसमें 11 होते हैं, तो जैसे ये एक ऑर्बिट है, ये एक एटम्स है, इसमें ये पहला ऑर्बिट हुआ, तो बोर-ब्यूरी रूल से पहले ऑर्बिट में क्या होंगे, तो 2n² के फार्मूला से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यानी पहला ऑर्बिट में क्या होगा, तो पहला ऑर्बिट यदि है तो यानी किसी भी ऑर्बिट में 2n² से आपका क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट में मान ले कितना होगा मैक्सिमम, तो 2 × 1d² इक्वल टू 2, ठीक है। पहला में मैक्सिमम है। अब अभी हम डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाएंगे इसका, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी कहेंगे, डिफरेंसेस उसका वही देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होगा 2 × 1। यदि सेकेंड ऑर्बिट होगा तो सेकेंड ऑर्बिट होगा तो 2 × 2d² इक्वल टू 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ठीक है। 3 ऑर्बिट होगा तो 2 × 3d² इक्वल टू 3 × 3 = 9, 2 = 18। समझ रहा है बात को, यानी पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। इसके बाद थोड़ा सा रूल चेंज होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ रूल क्या हो जाता है कि अब चौथे के बाद यदि पांचवें में इन करते हैं, चौथे के बाद यदि इसमें जैसे 8 हुआ तो उसके बाद यहाँ आते हैं तो 8 करते हैं, उसके बाद 8 के बाद इसमें तभी ज्यादा बढ़ेंगे जब आगे वाले में ऐड करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, इसलिए क्या होता है, पहले 8 हुआ यहाँ, उसके बाद पहले आता है 2, 8 किया, और उसके बाद 8 करने के बाद इसमें 18 ना करके फिर इसमें जंप करता है। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का ही रूल है, ठीक है। तो ये सब बात आपका बात करेंगे अभी हम, इसलिए पहले बात जान लीजिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रूल है कि एक बात देख लीजिए, आपको इस रूल के बारे में भी यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं कि पहला ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² के फॉर्म से मूव करते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को। चलिए क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका फॉर्मूला हुआ 2 × n² वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, समझे। चलिए n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहां पे जैसा क्या लिए, तो ऑर्बिट का नंबर क्या लिए, चलिए इसको पूरा डिस्क्रिप्ट कर दे रहे हैं आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऑर्बिट क्या लिए, तो 1 लिए, तो n इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, तो यानी 2n² का फॉर्मूला, तो 2 × 1d² यानी कितना आया, तो 2,
ठीक है। यदि 2 लिए तो 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। 3 लिए तो n3 हुआ, ऑर्बिट 3, तो n3 आया, सॉरी n3 लिए, ऑर्बिट 3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 दी होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 18। और फिर यदि 4 लेंगे तो ये होगा 4 इंटू, यानी 2 इंटू 4 दी होल स्क्वायर, यानी 16 टू जा 32। लेकिन क्या होगा, तो पहले नंबर ऑफ 2n स्क्वायर का फॉर्म से चलेगा, पहला ऑर्बिट में आया, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक बात देखिए, सेकेंड ऑर्बिट इसका जरूरत नहीं है अब, सेकेंड ऑर्बिट कितना आया भाई, तो 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर, ये तो लाए थे 8, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है। 8 मैक्सिमम। उसके बाद थर्ड में भी क्या किया, थर्ड ऑर्बिट 8 मैक्सिमम, 8 फिल, मैक्सिमम नहीं लिखी, 8 फिल, देन जंप, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो 8 फिल देन जंप, फोर्थ ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट में आया, कितना फिल किया, 18 फिल किया, ठीक है। चौथा ऑर्बिट में 18 फिल किया, नहीं चौथा ऑर्बिट में क्या फिल किया, तो 8 फिल किया, सॉरी 8 फिल किया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको क्या किया, तो 10 फिल किया, यानी 18 किया। और फिर जाकर के फिफ्थ में जब हुआ, देखिए यही स्ट्रक्चर चलता है जिसके कारण लोगों को समझ में नहीं आती है। फिफ्थ ऑर्बिट में कितना हुआ, तो इसको 8 किया, फिर इसको करेगा कब, 32, तो यहाँ पहले 8 करेगा, तब जाकर के ये 24 को फिल करेगा, समझ रहे हैं बात को, तब प्लस करेगा। तो यानी इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन्स में 2n स्क्वायर से, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में ये करेगा और थर्ड ऑर्बिट में ये फॉर्मेट चलेगा। तो सपोज करते हैं कि हमारा सोडियम क्या था, तो 11 हुआ, यानी पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे में 8 गया, और तीसरा में 1 गया, तभी काम चल गया, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर ऑर्बिट में है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा सा खुद बुक को भी देखिएगा और इसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे कोई भी एटम्स होंगे तो उसमें जैसे हो गया 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, सोडियम 2 8 1। एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी अलग होता है, बात करेंगे वैलेंसी के बाद में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आउटर ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे 1 क्या होगी, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये भी ध्यान देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो आउटर ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका कि भाई इसमें क्या होता है। तो जैसे जो प्रोटॉन्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसको कहें, number of protons is called atomic number. It is represented by Z, यानी Z इक्वल टू atomic number equal to number of protons
इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे इस बात को क्लियर समझिएगा जो बात लिखे हैं, ये बात चूंकि क्या लिखे कि Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, बराबर होता है, और एक होता है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? सो देखिए, एटॉमिक मास नंबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a atom is called atomic mass number. It is represented by A। ठीक है, बात समझ रहे हैं बात को? इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ए से, यानी A इक्वल टू, देखिए यहां के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ले आए हैं A इक्वल टू एटॉमिक मास, इक्वल टू क्या भाई? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या कह दें इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, चूंकि क्यों P इक्वल टू E। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यानी ये बात याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक मास कहते हैं। अभी तुरंत समझता आइसोटेप्स और आइसोबार्स का बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आइसोबार्स का। ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या है भाई, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर क्या है? तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हुआ वो हमारा क्या हुआ? एटॉमिक मास नंबर हुआ। अब एक बात ध्यान देना है कि प्रोटॉन्स किसके बराबर है भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो हो सकता है, हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाला है कि आखिर एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज? तो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज। अब आइसोटोप्स क्या होता है? तो देखिए, विच एलिमेंट्स या कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट्स मेनी फॉर्म में पाया जा सकता है। किस फॉर्म में भाई? तो जिसमें क्या होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर होगा, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, यानी एटॉमिक मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा? वो नेचुरली चेंज होगा, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। यानी आइसोटोप्स क्या है? तो विच आइसोटोप्स, ठीक है, विच एलिमेंट, खास कर ये सेम होगा, ये बात याद रखिएगा, विच एलिमेंट हैज सिमिलर atomic number but dissimilar atomic mass number is called isotopes। ठीक है, क्या होगा अभी? विच एलिमेंट्स हैज सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिसिमिलर एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, ज्यादा दूर क्यों जाना है? 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
समझ रहा है, यानी 1/1। और एक लेना है तो ले लीजिए कार्बन का 2 सिंबल 6C12 एंड 6C14, कार्बन का भी होता है, ठीक है, 17Cl35 और 17Cl37, ये सब क्या है, तो आइसोटॉप्स ही है। सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिसिमिलर एटॉमिक मास नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आइसोबार्स का। हो जाता लेकिन जानबूझ करके फेस कर दिए, यहाँ 1-2 एग्जांपल भी दे दिए आपको, आराम से समझिए, ठीक है। अब आइसोबार्स क्या आएगा, तो आइसोबार्स क्या होता है भाई, तो आइसोबार्स सिमिलर इसमें एलिमेंट्स ही लिखेंगे, विच एलिमेंट्स हैज सिमिलर एटॉमिक मास नंबर, ठीक उल्टा उसका, बट डिसिमिलर एटॉमिक नंबर is called आइसोबार्स, ठीक है। जनरली आता है आइसोबार्स किसको कहते हैं, तो क्या होगा भाई, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिसिमिलर होगा, ठीक है। समझ रहा है बात को, यानी एग्जाम्पल क्या, तो देखिए एग्जाम्पल, और एक बात इसके लिए हमने क्या बोला, बीच एलिमेंट्स सेम नहीं लगाया, क्योंकि सेम एलिमेंट्स इसका नहीं होगा, क्योंकि कभी भी किसी का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ बाद में चल के थोड़ा बहुत होता है, वो सब पार्टिकल्स में बात करेंगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स में बात कर देंगे तो ऐसा बात नहीं होगा कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स ही साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, तो आइसोबार्स का बात की है, तो जैसे ले लीजिए क्या एग्जाम्पल, ले लीजिए 6C14 एंड 7N14, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहां से थोड़ा सा अलग आते हैं, तो आइसोबार्स हो गया, तो जब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जब क्या होता है कि आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बीच से भी एक डिफरेंट सी चीज निकलती है, जैसे यहां भी पता चल रहा है कि आखिर ये किसके कारण सिमिलर हुआ होगा भाई, तो न्यूट्रॉन्स के कारण ही सिमिलर हुआ होगा, यानी किसी भी एटम्स में न्यूट्रॉन्स सिमिलर डिसिमिलर हो सकता है। एक शोइंग यहाँ पे ये हो गया कि किसी भी एटम्स में जो न्यूट्रॉन्स होता है वो डिसिमिलर हो सकता है, और उसी का नॉलेज, उसी का जो फॉर्म है वो आइसोबार्स है, ठीक है। चलिए आपका आज का जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये सब बात किए, वो फंडामेंटल बात किया, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ एटम्स के बारे में समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का प्रोसेस बताया आपको ऑर्बिट के आधार पे, सब ऑर्बिट के भी आधार पे होता है, उसका आगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। चलिए थैंक यू।